हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम एक समरूप आवेशित गोलीय कोष लेते हैं तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। उसके लिए हमने तीन बिंदु दिए थे, एक गोले के बाहर, एक गोले की सतह पर और एक गोले के अंदर। अब हम देखेंगे समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हमारे पास में एक चालक गोला है। कैसा गोला है? चालक गोला है ये, और इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। मतलब ये गोलीय कोष नहीं है, ये स्फेरिकल सेल नहीं है, गोलीय कोष नहीं है। इसका मतलब ये अंदर से खाली नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक लोहे की बड़ी बॉल हो आपके पास में जो पूरी भरी हुई हो। इस तरह से हमारे पास में एक समरूप आवेशित चालक गोला है। अब हमें क्या करना है? इसको आवेश देना है समरूप आवेशित करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? इसको आवेश देंगे। तो जैसे ही हम आवेश देंगे वो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। क्या होगा? यह आवेश इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। आयतन में वितरित होने से मतलब वह इसके अंदर भी चला जाएगा। ठीक है? क्यों? ये चालक है। अब जैसे कि हमने यहां पर आवेश पॉइंट इसको यहां से देना शुरू किया, यहां से हमने इसको आवेश देना शुरू किया, तो आवेश क्या होगा? इसमें पूरे में प्रवाहित हो जाएगा और अंदर भी चला जाएगा। लेकिन क्या होगा कि ये जो चालक गोला है, अब आप देख रहे हैं यह प्लस आवेश इस प्लस आवेश के एकदम पास में आ चुका है ना? तो क्या होगा? यह प्लस आवेश इस प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करने लग जाता है। यही तो पढ़ा था हमने कि समान आवेश को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो यह धनावेश इस धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यह धनावेश इस धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये बोलेगा भाई तू भाग यहां से, ये बोलेगा भाई तू भाग यहां से। तो दोनों ही भाग लेंगे और भागते भागते कहां पहुंचेंगे? गोले की सतह पर, या इसको भी निकल के कूद के पार चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, ये गोले की सतह पर आकर के पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये सभी प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए यहां अंदर से निकल करके कहां आ जाएंगे? सतह के ऊपर आ जाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो एक चालक गोला है वह एक गोलीय कोष की भांति बन जाता है आवेश के लिए। बिल्कुल द्रव्यमान के लिए इसके अंदर भरा पड़ा हुआ है, ये इसके अंदर द्रव्यमान भी है। एक गोलीय कोष नहीं है ये, मतलब बीच में से खाली नहीं है। लेकिन आवेश के लिए तो अंदर आवेश नहीं है, आवेश से यह अंदर खाली है। तो आवेश के लिए यह एक गोलीय कोष की तरह काम करेगा। और जब ये गोलीय कोष की तरह काम करेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वही सूत्र होंगे जो गोलीय कोष के लिए होते हैं। बाहर क्या होगी? बाहर होगी 1/4πε0 into q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। सतह पर 1/4πε0 into q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। और अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। जैसा गोलीय कोष में होता था बिल्कुल वैसा ही चालक गोले के लिए होगा। तो हम ये लास्ट में कह देते हैं, इसको अलग से डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं? एक चालक गोला गोलीय कोष की तरह कार्य करता है। क्यों करता है कार्य? उसका कारण है क्योंकि जब हम इसे आवेश देते हैं, अभी आपने देखा था कि जब हम इसे आवेश देंगे तो क्या होगा? तो ये आवेश गोले के अंदर तो जाएंगे, स्टार्टिंग में ये कहां होंगे? गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाते हैं। तो गोले के संपूर्ण आयतन में यह आवेश गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंडों में। कुछ ही सेकंडों का मतलब ये नहीं कि 2, 4, 5 सेकंडों में, नहीं, बिल्कुल बहुत ही 0.00000000001 सेकंड, मतलब 10⁻⁻⁹ नैनो सेकंड के अंदर। ये कुछ ही सेकंडों का मतलब ये है यहां पर, मतलब कि नैनो सेकंड। और नैनो सेकंड का मतलब 10⁻⁻⁹
9, और 10 की घात -9 का मतलब है पॉइंट के बाद में आप 8 जीरोस लगाइए और उसके बाद में 1 लिखिए, तो पॉइंट के बाद में 9 डिजिट लिखिए, ये होता है 10 की घात -9 का मतलब। तो आप समझ रहे होंगे कितना ही कम टाइम में यह आवेश, लेकिन कुछ ही सेकंडों में यह आवेश प्रतिकर्षण के फलस्वरूप कहां आ जाता है, गोले की सतह पर आ जाता है। गोले की सतह पर आ जाता है एवं हमारा जो गोला है किसकी तरह काम करता है, गोलीय कोष की तरह काम करता है। तो ये इसके लिए गोले, चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहाँ पे हमने अलग से डेरिवेशन नहीं किया है, तो सारे फॉर्मूले जैसे गोलीय कोष के लिए होते थे वैसे ही होने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें आपको गोला तो लेना है लेकिन वो चालक नहीं होगा, वो कुचालक होगा। और कुचालक गोले के क्या होगा, कुचालक गोले के लिए जब अंदर आवेश जाएगा तो वह वहीं पर जमा रह जाएगा, वो वहां से मूव नहीं कर सकता, वहां से चल के सतह पर नहीं आ सकता, क्योंकि गोला आपका कैसा है, कुचालक है। जैसे कि ये लकड़ी है, ये कुचालक है, तो हम इसके अंदर आवेश भर दें तो वह आवेश इसके अंदर ऐसे कैसे ही जमा रहेगा, वो वहां से मूव करके नहीं आ सकता। तो इसी तरह से जब कुचालक गोले की बात करेंगे तो उसके अंदर आवेश उपस्थित होगा और उसके लिए हमें डेरिवेशन करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे अचालक गोले की। तो अब हमारे पास में है एक अचालक गोला जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है। तो ये केवल इसके पृष्ठ में ही वितरित नहीं है, अभी हम जैसा कि बता रहे थे आपको, यह आवेश इसके अंदर भी वितरित है। तो हमने सबसे पहले एक अचालक गोला लिया, यह हमारे पास में एक अचालक गोला है और इसकी त्रिज्या ले रहे हैं हम कैपिटल R, और इसमें आवेश, जब हम आवेश वितरित करेंगे इसमें, तो इसमें आवेश पूरे आयतन में वितरित होगा और सतह पर भी वितरित होगा। तो आवेश इस तरह से इस पर वितरित होगा, ये तो सतह पर और ये इसके आयतन में, इस तरह से इसमें आवेश वितरित होगा। ठीक है स्टूडेंट, हम इस गोले का केंद्र मान लेते हैं कि इस गोले का केंद्र है, तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो ये हमारे पास में एक गोला हो गया जो समरूप आवेशित है और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, और साथ के साथ में ये हमें पता है कैसा गोला है, नॉन कंडक्टिंग है, अचालक गोला है। ठीक है, इसके कारण हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बिंदु P लेंगे जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप देख सकते हैं जब हम ये गोला ले रहे हैं तो यह गोला पूरे स्पेस को 3 भागों में बांट रहा है, एक भाग तो इसके बाहर वाला, दूसरा इसकी सतह वाला और तीसरा इसके अंदर वाला भाग। तो हम बिंदु P को कहां लें और कहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो उसके लिए हम इस पे अब तीनों भागों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के देखते हैं। बाहर भी हम देख लेते हैं कितनी आती है, वो फॉर्मूला भी हमें चाहिए, इसकी सतह वाला फॉर्मूला भी चाहिए और इसके अंदर कितनी होती है ये फॉर्मूला भी हमें चाहिए। तो हम तीनों फॉर्मूले डेराइव करेंगे अब यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले माना इसका आयतन आवेश घनत्व, तो हम इसका आयतन आवेश घनत्व देखते हैं कितना होगा। ये हमारे पास में एक गोला है जिसका केंद्र O है, इस पर Q आवेश वितरित है जो इसकी सतह पर तो होगा ही, साथ के साथ में इसके अंदर भी वितरित है, और ये सतह पर प्लस अंदर कुल मिलाकर जो आवेश है वो हमारे पास में है कैपिटल Q। अब हम बात करते हैं इसके आयतन आवेश घनत्व की। तो आयतन आवेश घनत्व को किससे लिखते थे हम, आपको याद होगा वहां पे हमने पढ़ा था जब 3 प्रकार के आवेश घनत्व वितरण पढ़े थे, रैखिक, क्षेत्रीय और आयतन। तो वहां पे हमने पढ़ा था आयतन आवेश वितरण घनत्व को हम लिखते हैं रो से। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला कुल आवेश बटे
कुल आयतन। यही लिखा था हमने, आपको याद हो तो इस तरह से लिखते थे, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल V, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो हम यहां बात कर रहे हैं इस गोले के लिए, तो इस गोले पर कुल आवेश कितना है, तो इस गोले पर कुल आवेश है Q, और इसका आयतन कितना होगा, तो R त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा गोले के आयतन के लिए, 4/3 पाई R क्यूब, ये गोले के लिए आयतन का फॉर्मूला होगा। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इज इक्वल टू 3 आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 3Q अपॉन 4 पाई R क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखेंगे कि इस गोले के लिए जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसकी 3 कंडीशंस होंगी बिंदु P की, जो हम बिंदु P लेने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहां अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे एवं यहां बिंदु P की कितनी स्थितियां संभव हैं, 3 स्थितियां होने वाली हैं। तो बिंदु P की 3 स्थितियां होंगी, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, जब आपका पॉइंट P है, बिंदु P है, वो इस गोले के बाहर, तो हम ले लेते हैं माना कि यहाँ पे हमारा पॉइंट P स्थित है जो इस गोले से बाहर है, और इससे केंद्र से इस पॉइंट P की जो दूरी है वो माना स्मॉल r है, ऐसे ले रहे थे हम। तो जब बिंदु P गोले से बाहर है, ये पहली कंडीशन है। तो इसमें माना डिस्टेंस है जो OP वो कितनी ले रहे हैं हम, स्मॉल r है, एवं हम इस पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। गाउस का नियम ही तो उपयोग में लेकर के हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। तो हम एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। कल भी देखा था हमने लास्ट वीडियो में कि जब हम किसी गोले के ऊपर एक गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं, बंद गाउसियन पृष्ठ, तो एक गोले के ऊपर गोलाकार ही पृष्ठ बनता है। तो हमने एक गोलाकार पृष्ठ बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी है, अब यहां से यहां तक स्मॉल r त्रिज्या है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, एवं हम यहां एक O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की जो गोलाकार है। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ एक अल्पांश लेंगे ds, जिसकी दिशा इस तरह से होगी, और इस गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी दिशा में होगी। हमने देखा था कि गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा त्रिज्यी बाहर की ओर होगी, धनावेश है तो ई वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी और अल्पांश ds की डायरेक्शन भी यही होगी। दोनों की दिशा एक होगी, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि फाई जो फ्लक्स है, अतः फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। लेकिन हमें पता है कि जो फाई है वो परिभाषा से कितना होता है, हेंस चूंकि फाई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ s के लिए समाकलन e ds cos ऑफ थीटा, ये भी होता है। फाई की वैल्यू हम ये भी रख सकते हैं कि बंद पृष्ठ के लिए समाकलन e ds cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां ds क्या है, यहां ds गाउसियन पृष्ठ पर अल्पांश है, तथा जो थीटा है वो कितना है, यहां पर 0 है।
तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बिल्कुल सेम है जैसा हमने लास्ट में किया था। तो क्या बचने वाला है, यहां बचेगा E इंटू ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू। तो आप देखेंगे कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, तो ये इसके अंदर ही तो है टोटल आवेश कितना कैपिटल क्यू। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई वेक्टर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ई वेक्टर कांस्टेंट है, ये तो आ गया बाहर। और डीएस के लिए जब हम समाकलन करेंगे इस गॉसियन पृष्ठ के लिए, तो इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यह एक गोला है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम ई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ई को इधर रख लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। तो देखिए क्या आने वाला है, तो हमारे पास में आएगा यहां से E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सबको एक साथ लिख लिया इनटू क्या बच गया Q अपॉन आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है कहां, जब बिंदु P कहां पर है गोले से बाहर है। तो इस गोले से बाहर स्थित किसी बिंदु P के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की गणना की। यदि मैं इसे आयतन आवेश वितरण के रूप में लिखना चाहता हूं तो यहां से आप देखेंगे कि यहां से Q की वैल्यू क्या आती है, समीकरण 1 से कैपिटल Q इज इक्वल टू, तो इधर आपका क्या है रो इनटू ये 4 पाई आर क्यूब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो ऊपर 3 गुणा है वो नीचे आ जाएगा। तो ये Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू उठा के यहां रखते हैं तो क्या आएगा विद्युत क्षेत्र अतः E, और ये कहां की बात कर रहे हैं हम आउट, जब बिंदु P कहां पर है बाहर है। देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इनटू Q की जगह ये टर्म पुट करनी है, क्या पुट करेंगे रो इनटू 4/3 ऊपर रह गया पाई कैपिटल R का क्यूब और नीचे क्या रह गया हमारे पास में स्मॉल r स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा E आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ बचा हमारे पास में रो इनटू आर क्यूब अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई किसके पदों में, ये आयतन आवेश वितरण के पदों में आ जाती है। अब हम बात करते हैं जब बिंदु P इस गोले की सतह पर है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और जब बिंदु P गोले के अंदर है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो नेक्स्ट कंडीशन देखिए, सेकंड केस क्या होगा, जब बिंदु P गोले की सतह पर है तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, इस कंडीशन में जो आपकी स्मॉल r है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 2 से तो हम ई वेक्टर Q के पदों में ज्ञात करेंगे और समीकरण 3 से ई वेक्टर रो के पदों में ज्ञात करते हैं। तो जहां समीकरण 2 में स्मॉल r है उसकी जगह आपको कैपिटल R रखना है, तो ये ई वेक्टर आ जाएगा। तो समीकरण कौन सा काम में ले रहे हैं हम पहले 2 से, तो ई वेक्टर कितना आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r की जगह हम क्या यूज ले रहे हैं कैपिटल R, तो कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कहां पे आने वाली है, ये आने वाली है आपकी सरफेस पर, सतह पर। तो ये सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, इक्वेशन नंबर 4। और समीकरण 3 से देखें तो समीकरण 3 से आप घनत्व के पदों में क्या निकालेंगे, E वेक्टर इज इक्वल टू E एट सरफेस, सतह पर कितनी आने वाली है, तो आप देखेंगे 1/3 एप्सिलॉन नॉट एज इट इनटू रो इनटू कैपिटल R का क्यूब और स्मॉल r की जगह क्या रख रहे हैं हम, स्मॉल r की जगह रख रहे हैं कैपिटल R, तो कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E एट सरफेस कितनी आने वाली है
तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/3 इंटू रो इंटू आर। ये सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है किसके लिए? अचालक गोले के लिए। तो ये हमारे पास में दो फॉर्मूले होंगे, पहला तो आवेश के पदों में, दूसरा आवेश वितरण या आवेश घनत्व के पदों में, जो आयतन आवेश घनत्व है आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। थर्ड केस देखिए, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, when point P is at inwards of a sphere। तो अब हमारे पास में जो पॉइंट P है वो गोले के अंदर चला जाता है। तो देखिए ये हमारे पास में गोला था जिसकी त्रिज्या थी हमारे पास में कैपिटल R, ये इसका केंद्र O और ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, और इस पर आवेश किस तरह से वितरित है? इसके अंदर भी वितरित होगा। अब हमें क्या करना है, जो बिंदु P है उसको अंदर की तरफ लेना है। तो माना पॉइंट P अब यहां पर, ये आपका पॉइंट P है और इसकी दूरी कितनी ले रहे हैं हम? स्मॉल r। तो ये हमारे पास में पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल r, इधर लिख देते हैं पॉइंट P को। अब आपको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है गाउस का नियम उपयोग में लेकर के। तो सबसे पहला काम तो वही करना होगा आपको कि यहाँ पे एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो यह हमने एक गाउसियन पृष्ठ बनाया जो एक गोले के आकार का होगा, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? स्मॉल r होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने देखा इस पर जब हम गाउस का नियम लगाते हैं तो देखिए गाउस के नियम से क्या होगा, अतः यहां गाउस के नियम से, गाउस के नियम से आएगा हमारे पास में बंद पृष्ठ S के लिए समाकलन ds वही cos 0 तो एक हो जाएगा। यहाँ पे हम ds अल्पांश लेंगे जिसकी दिशा इधर होगी और वेक्टर की दिशा भी इधर होगी। तो थीटा 0 होकर के cos 0 1 हो गया, इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिग्मा q का मान चाहिए। इसका मतलब सिग्मा q कौन सा होता है? सिग्मा q वह आवेश है जो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। हमें पता है कि इस पूरे गोले पर कुल आवेश कितना है? कैपिटल Q। इस पूरे गोले पर कुल आवेश कितना है? कैपिटल Q। तो इस इतने बड़े गोले में जो स्मॉल r त्रिज्या का है कितना आवेश होगा? वह आवेश हमारा यहां काम में आने वाला है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि इस गोले में भी कैपिटल Q आवेश है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इस गोले का ये तो बाहर ही रह गया, ये आवेश तो हमारे काम में आया ही नहीं। जैसे कि माना कैपिटल Q आवेश तो हमारे पास में 100 और उसमें से 30 आवेश तो इस हिस्से के अंदर ही रह जाए, तो अंदर कितना बचेगा? 70। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है आपके पास में, जो कैपिटल Q आवेश है उसका कुछ हिस्सा तो बाहर ही रह गया गाउसियन पृष्ठ से। तो इसके अंदर जो कुल आवेश रहेंगे हम सिग्मा Q, वो पूरा कैपिटल Q नहीं होगा। तो इसकी गणना कैसे की जाए? सिग्मा Q की गणना कैसे की जाए? हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर आवेश कितना है? तो हमने देखा इस संपूर्ण आयतन में, जो इस गोले का, बड़े गोले का संपूर्ण आयतन है 4/3 पाई r क्यूब, उसमें आवेश कितना है? कैपिटल Q। और एकांक आयतन के लिए हमने आवेश देखा था, एकांक आयतन में आवेश कितना है? रो, जो आवेश वितरण घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो एकांक आयतन का आवेश है रो। तो हेंस यहां आवेश वितरण घनत्व कितना है? रो। आवेश वितरण घनत्व है रो। और अब हमें इस छोटे गोले के अंदर आवेश चाहिए, तो एकांक आयतन का आवेश है रो, तो 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। इस छोटे गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। इस पूरे आयतन का आवेश कितना होगा? तो बिल्कुल वही है जैसे कि 100 आयतन का आवेश हो 2,
या 100 आयतन का आवेश हो 200 कूलम, तो 10 आयतन का आवेश कितना होगा? तो हम यहाँ पे पहले तो एक आयतन का आवेश निकालते हैं, वो कितना होगा? 200/100 इज इक्वल टू 200 कूलम, सॉरी 2 कूलम। तो 10 आयतन का आवेश 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 20 कूलम। तो ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे एकांक आयतन का आवेश कितना है रो, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब आयतन का आवेश कितना होगा, और ये होगा सिग्मा क्यू, जो किसके बराबर होगा? रो इनटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। और ये उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, तो देखिए क्या आने वाला है यहाँ से, ई तो कांस्टेंट बंद पृष्ठ s के लिए समाकलन ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू की वैल्यू ये रही, रो इनटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट। अच्छा ds इस पर है, जो छोटा वाला गोला है उसकी पृष्ठ का अल्पांश है ds, तो इस पूरे छोटे वाले गोले की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वही फॉर्मूला 4πr², लेकिन रेडियस कितनी लेंगे अब हम यहाँ? स्मॉल r लेंगे, तो e इंटू कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² इज इक्वल टू रो इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब अपॉन नीचे है हमारे पास में 3 एप्सिलॉन नॉट। इस 3 को नीचे लेके आए। अब बात करें यहाँ पे ई वेक्टर की, तो ई वेक्टर कितना आएगा? ई इज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई आर क्यूब, ये एज इट अपॉन हमारे पास में पहले से है 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और जो यहाँ पे 4πr² गुणा में है ये नीचे आ जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा? 4πr², ये नीचे आ गया, 4π से 4π कैंसिल आउट, r² से q कैंसिल आउट, तो e इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। ये कहां पर आया हमारे पास में विद्युत क्षेत्र? इनसाइड, अंदर की तरफ, तो अंदर विद्युत क्षेत्र इतना होगा। ये हमारे पास में है इक्वेशन नंबर 6। तो ये हमने अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना की, कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सिग्मा क्यू देखना है आपको कि इस गोले के अंदर आवेश कितना है। तो हमें पता है एकांक आयतन का आवेश है रो, तो इतने आयतन का आवेश रो इनटू इसका इतना आयतन, और इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, तो इस आयतन का कुल आवेश हो गया रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये दिया है, आगे तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है और बहुत ही इजी डेरिवेशन है। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये पहले नोट करना है, लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।